एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी टाइम नर्सिंग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी राजस्थान सीएचओ जो है उसके फॉर्म वगैरह फिल हो रहे हैं और ये बोला भी जा रहा है कि हो सकता है कि अक्टूबर तक उसके एग्जाम भी हो जाए। तो यहाँ पर जो है हम उसी एग्जाम के लिए मीन्स राजस्थान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर उसी के लिए क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन को कर रहे हैं। इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। इसके अंदर हम जो सिलेबस हमें सीएचओ के एग्जाम के लिए प्रोवाइड करा गया गवर्नमेंट द्वारा या फिर जो वैकेंसी जहां से निकली वहां से, उसके अकॉर्डिंग हम सिलेबस में टॉपिक वाइज जो है उसको टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। साथ में हम यहाँ पर जो प्रीवियसली सीएचओ के एग्जाम हुए हैं, जैसे कि यूपी के अंदर जो सीएचओ का एग्जाम हुआ है, एमपी के अंदर जो मतलब मध्य प्रदेश के अंदर जो सीएचओ का एग्जाम हुआ है, वहां पर जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं मीन्स जो पेपर हो चुका है, उन पेपर के क्वेश्चंस को भी यहाँ पर थोड़ा थॉरली डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखेगा ताकि आपके थ्योरी के साथ साथ में आपके कुछ एमसीक्यूज जो है उनका भी डाउट जो है वो इजीली सॉल्व हो जाए और आपको एक पैटर्न पता चल जाए कि इस एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसा आपको उसको आंसर करना है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो फर्स्ट टॉपिक जो है वो है डेमोग्राफी। ठीक है, आज हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है डेमोग्राफी। तो चलिए अब इससे रिलेटेड हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले डेमोग्राफी होता क्या है। डेमोग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज डेमोग्राफी। ठीक है, डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसकी जो साइंटिफिक स्टडी करते हैं हम उसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये किस पे फोकस करता है, ये जो होता है मेनली तीन चीजों पे फोकस करता है। चेंज इन पॉपुलेशन साइज, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। मींस जैसे यहाँ पे पता चल रहा है ना कि हम पॉपुलेशन से रिलेटेड बात करें कि पॉपुलेशन साइज के अंदर कितना चेंज आया है, पॉपुलेशन की कंपोजिशन क्या है और पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ये सारे पे फोकस कहाँ करते हैं हम, डेमोग्राफी के अंदर करते हैं। ठीक है, तो अच्छा देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जो डेमोग्राफी होती है ना उसके अंदर 5 स्टेजेस होती हैं जिसको हम डेमोग्राफी साइकिल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी साइकिल होती है जिसके अंदर कितनी होती है, 5 स्टेजेस होती हैं, 5 स्टेजेस। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेज है हाई स्टेशनरी। मींस इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हाई बर्थ एंड डेथ रेट। मींस बर्थ रेट भी ज्यादा है और डेथ रेट भी, मतलब जितने बर्थ हो रहे हैं उतनी ही क्या हो रही है, डेथ हो रही है, तो उसको बोलते हैं हम हाई स्टेशनरी। ठीक है, सेकेंड स्टेज होती है अर्ली एक्सपांडिंग। इसमें क्या होता है, कांस्टेंट बर्थ रेट एंड डिक्लाइन इन डेथ रेट। ठीक है, कि बर्थ रेट जो है, ठीक है, जो बर्थ रेट है वो तो कांस्टेंट है कि ना ज्यादा हो रही है और ना कम हो रही है, वो तो कांस्टेंट है। ठीक है, और पर डेथ रेट क्या हो रही है, वो कम होती जा रही है। ठीक है, डेथ रेट डिक्रीज हो रही है। फिर थर्ड है लेट एक्सपांडिंग। लेट एक्सपांडिंग का मतलब होता है डिक्लाइन इन बर्थ रेट एंड डिक्लाइन इन डेथ रेट। ठीक है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, फिर आता है लो स्टेशनरी। लो स्टेशनरी के अंदर होता है लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। ठीक है, देखो ये जो लेट एक्सपांडिंग देख रहे हैं ना, इसमें आ रहा है डिक्लाइन बर्थ रेट। मींस कम होती जा रही है। डिक्लाइन मींस डिक्लाइन मतलब बहुत ज्यादा लेवल पे कम हो रही है। ठीक है, और लो स्टेशनरी जो है ना इसके अंदर क्या है, लो बर्थ रेट है तो सही बट जितनी होनी चाहिए उससे क्या है, थोड़ी कम है, तो वो लो में बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो लो स्टेशनरी में क्या होगा, लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। लास्ट स्टेज है डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग के अंदर क्या होता है, बर्थ रेट लेस देन डेथ रेट। ठीक है, जो बर्थ है, बर्थ रेट जितनी है वो किससे कम है, डेथ रेट से कम है, डिक्रीज देन डेथ रेट। ठीक है, चलिए ये क्या कंप्लीट हो गया, डेमोग्राफी साइकिल। ठीक है, अभी एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो लेट एक्सपांडिंग स्टेज के अंदर चल रहा है। मींस डिक्लाइन इन बर्थ रेट एंड डिक्लाइन इन डेथ रेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें से हो सकता है क्वेश्चन आ जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये राजस्थान सीएचओ का पेपर है ना। तो प्रीवियसली ऐसे देखा गया है कि जब यूपी सीएचओ का पेपर हुआ या एमपी सीएचओ का पेपर हुआ तो यूपी से रिलेटेड और एमपी से रिलेटेड भी काफी जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं ना उनको पूछा गया है। तो यहाँ पर इसीलिए हम राजस्थान से रिलेटेड कुछ डेमोग्राफिक फैक्ट्स जो है उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम लिटरेसी रेट ऑफ द राजस्थान। राजस्थान की लिटरेसी रेट कितनी है? 66.1%, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 6.8 करोड़। अगर हम सेक्स रेशो की बात करें, कितने मेल फीमेल जो है उनके रेशो, तो 928 पर 1000 है, ठीक है। इट मींस 928 तो फीमेल है और 1000 कितना क्या है? मेल है, ठीक है। अगर हम बर्थ की बात करें, 21 बर्थ होते हैं पर 1000 पॉपुलेशन में। डेथ रेट कितनी है? 7.4 डेथ होती है पर 1000 की पॉपुलेशन में, ठीक है। अगर हम एरिया वाइज देखें तो राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय द एरिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि एरिया वाइज जो होता है ना, इंडिया में राजस्थान जो है लार्जेस्ट स्टेट है। बट अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो राजस्थान जो यूपी है वो लार्जेस्ट स्टेट होता है, ठीक है। देखिए ये हो गया ना, राजस्थान इट इज द 7th लार्जेस्ट बाय द पॉपुलेशन। एरिया से तो फर्स्ट है, ठीक है, और पॉपुलेशन के अंदर कौन सा है? ये 7th है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। बहुत बार होता है कि, और प्रोबेबिलिटी भी होती है कि जो बेसिक चीजें जो होती है, जो पूछते हैं ना ये लोग, जनरल अवेयरनेस जो एक टॉपिक दे रखा है सिलेबस के अंदर, तो उसके अंदर वो लोग वही चीजें पूछते हैं, उसी स्टेट के रिलेटेड जो होती है उन चीजों को पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं वो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मीन्स हम उसको बोलते हैं एमटीपी, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। एमटीपी है, फीमेल फैमिली प्लानिंग है, और एपिडेमियोलॉजी जो है, इम्यूनाइजेशन जो है, ये सारे टॉपिक्स ऐसे है ना जो कम्युनिटी सब्जेक्ट के अंदर आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मीन्स हर एग्जाम में उससे रिलेटेड पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं एमटीपी को। फर्स्ट, एमटीपी एक्ट पास्ड इन 1971, ठीक है। कब पास हुआ था? 1971 में। बट एनफोर्स मतलब कि रूल में कब आया था? 1972 के अंदर, ठीक है। इसको रिवाइज करा गया था 1975 में और 2016 के अंदर। किसको? एमटीपी एक्ट को। एमटीपी एक्ट को ही रिवाइज करा गया था 1975 और 2016 के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि एमटीपी कैन बी परफॉर्म्ड अंटिल द 20 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी के 20 वीक्स तक हम क्या कर सकते हैं? प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। वो एमटीपी एक्ट के अंदर ही आता है। नेक्स्ट देखिए, इफ प्रेगनेंसी एक्सीड्स 12 वीक्स ओपिनियन ऑफ टू 12 वीक्स ओपिनियन ऑफ टू प्रैक्टिशनर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। देखो ऐसे तो बोल रहे हैं कि हम 20 वीक्स तक की जो प्रेगनेंसी है ना उसको क्या कर सकते हैं? हम टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? टर्मिनेट। बट अगर प्रेगनेंसी 12 वीक्स या उससे ज्यादा की है, ठीक है, 12 वीक्स और मोर, उससे ज्यादा की अगर है, ठीक है, तो हमें 2 प्रैक्टिशनर की क्या होनी चाहिए? ओपिनियन होना चाहिए। 2 प्रैक्टिशनर का ओपिनियन जरूरी होता है, ठीक है। द कंडीशंस अंडर विच एमटीपी परफॉर्म, ठीक है। कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर एमटीपी करने की जरूरत हो जाती है, ठीक है। सबसे फर्स्ट है मेडिकल फर्स्ट है मेडिकल, सेकंड है यूजेनिक, थर्ड है रेप और फोर्थ है फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। नेक्स्ट है हु कैन परफॉर्म, मींस एमटीपी कर कौन सकता है, ठीक है। द वन हु असिस्टेड 25 प्रेगनेंसी, जिसने क्या कर रखी हो? 25 प्रेगनेंसीज को असिस्ट करा हुआ है, ठीक है। एंड हैव सर्टिफिकेट्स, ठीक है। और क्या है? उसके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए उस असिस्टेंस के, ठीक है। सेकेंड एक क्राइटेरिया तो ये हो गया जिसने क्या करवा रखा हो? 25 प्रेगनेंसीज जो है उसके एमटीपी को क्या करा हुआ है? असिस्ट किया हुआ है, ठीक है। सेकेंड चीज जो है यहाँ पे वो क्या है? हु गॉट 6 मंथ ट्रेनिंग इन ऑप्स एंड गायनी, जिसके पास 6 मंथ का ट्रेनिंग हो
ठीक है, किसके अंदर, ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी से रिलेटेड। वही इंसान जो है या वही जो पर्सन है वो क्या कर सकता है, एमटीपी को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं हम एमटीपी के अंदर कौन से मेथड्स को इंक्लूड किया गया है। सबसे पहला है मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन। ठीक है, इसको एमवीए भी बोला जाता है, एमवीए। ठीक है, अब देखो ये जो मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, नाम से पता पड़ रहा है कि वैक्यूम को क्रिएट कर रहा है। ये क्यों किया जाता है, ये क्या मतलब इसका बेनिफिट है, लेस ब्लड लॉस, शॉर्ट स्टे। ठीक है, इससे क्या होता है कि ब्लड लॉस बहुत कम होगा और जो हॉस्पिटल स्टे जो है वो भी बहुत शॉर्ट हो जाता है। जैसे कि अगर मॉर्निंग में अगर किसी का वैक्यूम एस्पिरेशन हुआ है ना, तो इवनिंग तक उसको डिस्चार्ज भी मिल जाता है। ठीक है, और इट इज यूज्ड फॉर अर्ली टर्मिनेशन। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी बहुत अर्ली की है, मान लो 4 वीक्स या 5 वीक्स या 6 वीक्स की प्रेगनेंसी है, मतलब अर्ली प्रेगनेंसी है, तो उसके अंदर हम वैक्यूम एस्पिरेशन का यूज करते हैं। ठीक है, सेकेंड है मेडिकल मेथड ऑफ द अबॉर्शन। अब हम पढ़ रहे हैं मेडिकल मेथड। ठीक है, मेडिकल मेथड के अंदर आता है एमटीपी किट, मीन्स मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किट। अब इस किट के अंदर क्या होता है, इच पैकेट कंटेन 5 टैबलेट्स। इस किट के अंदर टोटल 5 टैबलेट्स आती हैं। एक होती है मिफेप्रिस्टोन और सेकंड होती है मीजोप्रोस्टोल। ठीक है, इन दोनों की ही मिला के टोटल 5 टैबलेट्स होती हैं। फर्स्ट देखिए, एक मिफेप्रिस्टोन टैबलेट होती है 200 mg की, जो ओरल यूज के लिए दी जाती है। ठीक है, देखिए मिफेप्रिस्टोन को कैसे देते हैं, ओरल देते हैं। ठीक है, और कितनी होती है, एक ही होती है। ठीक है, और 4 मीजोप्रेस्टोल टैबलेट्स होती है 200 माइक्रोग्राम की। 4 मीजोप्रेस्टोल की टैबलेट्स होती है 200 माइक्रोग्राम की, जिसको वेजाइनली यूज किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना एमटीपी किट जो होती है उसके अंदर 2 टैबलेट्स होती है, मिफेप्रिस्टन एंड मीजोप्रेस्टोल। तो हमारा जो एमटीपी वाला टॉपिक है वो भी यहाँ पर क्या होता है, एंड होता है। हम यहाँ पर जो बेसिकली चीज देख रहे हैं ना, वो कम्युनिटी से रिलेटेड टॉपिक्स को देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं सारा सिलेबस कवर करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं अपने उन टॉपिक्स को भी ऐड करती जाऊंगी। तो चलिए अब हम कुछ प्रीवियस ईयर जो पेपर हो रखे हैं सीएचओ के, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। First question, the most critical factor in the care of an infant after repair of cleft lip। ठीक है, एक इन्फेंट है जिसका क्या हुआ है, क्लेफ्ट लिप जो है उसका सर्जरी हुआ है, रिपेयर हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं, प्रिवेंट वॉमिटिंग, सेकेंड है मेंटेनिंग अ पेटेंट एयरवे, थर्ड है मेंटेनिंग अ पेरेंट्रल फ्लूइड इन्फ्यूजन, फोर्थ है एडमिनिस्टरिंग मेडिकेशन टू रिड्यूस ओरल सिक्रीशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है हम थोड़ा प्रायोरिटी वाइज जो होता है ना, हम हमेशा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जिसमें भले बोला गया हो या नहीं बोला गया, बट हम थोड़ा प्रायोरिटी देखते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रखा है मेंटेनिंग अ पेटेंट एयरवे, तो बात किसकी हो रही है, एयरवे की। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ये जो आंसर यहाँ पे है वो क्या है, मेंटेनिंग अ पेटेंट एयरवे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर बेबी को क्लेफ्ट लिप की सर्जरी हुई है तो उसके अंदर हमारी प्रायोरिटी होगी कि उसके एयरवे को पेटेंट रखा जाए। ठीक है, अच्छा देखिए, जब हम क्लेफ्ट लिप की बात कर रहे हैं ना, तो हम एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। ठीक है, कि बेबी जो है उसका क्या हुआ, लिप और पैलेट जो है वो पूरी तरह से क्या नहीं हो पाया, फॉर्म नहीं हो पाया, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है, तो लिप का जो डेवलपमेंट होता है, जो लिप्स है उनका डेवलपमेंट होता है 5 to 8 वीक्स के अंदर। ठीक है, लिप का डेवलपमेंट होता है 5 to 8 वीक्स और पैलेट का डेवलपमेंट होता है, पैलेट का डेवलपमेंट होता है 8 to 12 वीक्स। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि डेवलपमेंट कौन से वीक में होता है, लिप का होता है 5 to 8 में, पैलेट का होता है 8 to 12 वीक्स के अंदर। ठीक है,
अच्छा देखिए कि कौन कौन से कॉज है जिसकी वजह से क्लेफ्ट लिप और पैलेट की कंडीशन आ सकती है। कोई भी कंडीशन हो सकती है। मोस्ट कॉमनली जो हम देखते हैं ना, वो क्रोमोसोमल डिफेक्ट हो सकता है कि मदर के अंदर कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, तो बेबी के अंदर क्लेफ्ट लिप पैलेट होने की चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। जैसे अगर टॉर्च इन्फेक्शन है मदर को, है ना, टॉर्च के इन्फेक्शन के अंदर भी क्या होता है, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर डाउन सिंड्रोम है ऑलरेडी बेबी को, तो उसमें भी क्लेफ्ट लिप पैलेट हो सकता है बेबी को। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी सर्जरी की, ठीक है, कि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की जो सर्जरी होती है, तो देखो लिप की जो सर्जरी होती है ना, उसको तो बोला जाता है चीलोप्लास्टी, उसको बोला जाता है चीलोप्लास्टी। ठीक है, और इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर जेड सूचर लगाए जाते हैं। जेड टेक्निक जो होती है ना, उसमें मतलब इस तरह से सूचर लगाएंगे, ठीक है, लिप्स पे ऐसे या ऐसे ये नहीं लगेंगे, जेड में लगेंगे। ठीक है, और जो पैलेट होते हैं ना, पैलेट की सर्जरी जो होती है उसको बोला जाता है पैलेटोप्लास्टी। ठीक है, उसको बोला जाता है पैलेटोप्लास्टी। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर कोई बेबी है जिसको क्लेफ्ट पैलेट हो रखा है, ठीक है, तो उसके अंदर फ्रीक्वेंट ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन भी रहती है। ठीक है, मींस क्या है, अगर किसी का क्लेफ्ट पैलेट है, कोई बेबी है, उसके अंदर क्या है, फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंट ओटाइटिस मीडिया जो है उसकी कंडीशन भी हो सकती है। ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन भी हो सकती है, और ओटाइटिस मीडिया से अल्टीमेटली वो हियरिंग लॉस में भी जा सकता है, हियरिंग लॉस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के बारे में भी यहाँ पे देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मीजल्स दैट डिफरेंशिएट इट फ्रॉम जर्मन मीजल्स आर। ठीक है, मींस मीजल्स का ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो इसको जर्मन मीजल्स से डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। मैंने वहां पर मीजल्स के बारे में ऑलरेडी काफी डिटेल में बता दिया है। तो जिन जो लोग मेरा उस वीडियो से मुझे कंटिन्यू कर रहे हैं, उन्हें ये क्वेश्चन जो है वो इजीली आ जाएगा। ठीक है, देखिए, मीजल्स को हम क्या बोलते हैं, रूबियोला। ठीक है, और जर्मन मीजल्स को हम बोलते हैं रूबेला। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम मीजल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मीजल्स के हमने अंदर एक चीज देखी थी, हमने देखा था फीवर, 3C देखे थे जिसमें आया था कोल्ड, कोराइजा और कंजक्टिवाइटिस, कोराइजा और कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, और एक हमने देखा था कॉप्लिक्स स्पोर्ट्स, कॉप्लिक्स स्पोर्ट्स। ठीक है, और कॉप्लिक स्पॉट्स क्या होते हैं, स्पॉट्स होते हैं लिप के पीछे की तरफ, और कैसे होते हैं, सॉल्ट का, टेबल सॉल्ट या क्रिस्टल सॉल्ट जो हम बोल सकते हैं ना, उस तरह का अपीयरेंस होता है। ठीक है, तो ये मीजल्स के अंदर होता है। अब देखो ऑप्शन देखते हैं हम यहाँ पे, इसमें ऑप्शन दे रखा है अ हाई फीवर एंड कॉप्लिक स्पॉट्स, सेकंड है अ रेश ऑन ट्रंक विथ प्रोराइटस, थर्ड है नोजिया, वॉमिटिंग, abdominal cramps, और डी है साइंस दैट आर सिमिलर टू दोज ऑफ कोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ ही रहे कि ऐसा कौन सा मीजल का ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो उसको रुबेला से क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। तो कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन, अ हाई फीवर एंड कॉप्लिक्स स्पोर्ट्स। कॉप्लिक्स स्पोर्ट्स जो होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर, मीजल्स की कंडीशन के अंदर देखे जाते हैं। ठीक है, next question. The reflex that causes baby's toes to spread when the sole of the foot is stroked. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा रिफ्लेक्स है कि जब हम बेबी के टोज जो हैं उनको स्ट्रोक करेंगे या हम उसको जब हम टच करेंगे, तो उसका जो टो है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रोक, मतलब वो स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन दे रखा है रूटिंग रिफ्लेक्स, बी है मोरो रिफ्लेक्स, सी है बिबांस्की रिफ्लेक्स, और डी है सकिंग रिफ्लेक्स। ठीक है, तो देखिए रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है कि जब हम साइड ऑफ द लिप को टच करते हैं बेबी के, किसको, साइड ऑफ द लिप,
उसको जब हम टच करेंगे तो क्या होगा कि बेबी अपना जो माउथ है उस तरफ ले जाएगा, उसको ऐसा फील होगा कि वो मदर मिल्क को ले रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया रूटिंग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है मोरो रिफ्लेक्स। ठीक है, मोरो रिफ्लेक्स के अंदर क्या होता है ना कि अगर हम बेबी को जब सिटिंग पोजीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, बेबी को क्या कर दिया हमने, सिटिंग पोजीशन, या हम बोल सकते हैं सेमी सिटिंग पोजीशन। ठीक है, बेबी किसमें है, सेमी सिटिंग पोजीशन में, और उसका नेक जो है, नेक जो है वो क्या है, डाउनवर्ड्स है, मतलब नीचे की तरफ झुका हुआ है, कितना, 30 डिग्री तक। ठीक है, तो बेबी का रिस्पॉन्स क्या होता है, वो सडनली क्या करेगा, एक्सटेंशन करेगा और एबडक्शन करेगा। पहले तो क्या करेगा, एक्सटेंड होगा और फिर उसके बाद में फ्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, एक्सट्रीमिटीज को, तो वो क्या करेगा, पहले तो एक्सट्रीमिटीज को एबडक्ट बोल सकते हैं हम, एबडक्शन, और उसके साथ में होगा एबडक्शन विथ एक्सटेंशन। पहले तो वो एक्सटेंड करेगा अपने हाथ को, है ना, और फिर उसके बाद में वो क्या कर देगा, फ्लेक्स कर देगा, फ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन जो होती है ये होता है मोरो रिफ्लेक्स। ठीक है, और इसके अंदर एक और चीज होती है कि वो अपनी जो आर्म्स होती हैं उसको कैसे कर देता है, अपने आर्म्स को सी शेप कर देता है। ठीक है, मतलब जैसे कि हाथ से जैसे हम सी जो शेप बनाते हैं ना, इस तरह से फिंगर से वो इस तरह से बना देता है। ठीक है, तो वो होता है मोरो रिफ्लेक्स। फिर आता है बेबांस्की रिफ्लेक्स। बेबांस्की रिफ्लेक्स के अंदर क्या होता है कि जो बेबी का फुट है, ये देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये बहुत हेल्दी बच्चा है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है ना, तो जब इसकी जो सोल है, मतलब कि जो ये नीचे वाला पोर्शन है उसके पैर के, ठीक है, जब इसको हम स्टिमुलेट कर रहे हैं, ठीक है, कैसे, मिडल से लेटरल साइड में जा रहे हैं, जैसे कि हम इस तरह से जब हम ऐसे करेंगे, यहाँ ऊपर से टच करते हुए हम ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे उसका क्या होगा ना, बेबी का रिस्पॉन्स जो होगा वो क्या होगा, इसका जो टो है बेबी का जो टो है, ठीक है, उस टो का क्या हो जाएगा, डोर्सी फ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, वो नीचे की तरफ आ जाएगा, जैसे हम बोल सकते हैं कि टो स्प्रेड हो जाएगा। टो मीन्स अंगूठा जो है उसकी बात हो रही है। ठीक है, ये होता है बेबांस्की रिफ्लेक्स। और सकिंग रिफ्लेक्स मीन्स सक करना किसी चीज को। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, द रिफ्लेक्स दैट कॉजेज बेबीज टोज टू स्प्रेड, कि बेबी के टो को क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है, व्हेन द सोल ऑफ द फुट इज स्ट्रोक, जब हम उसकी सोल को स्ट्रोक करेंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, बेबांस्की रिफ्लेक्स। ठीक है, अच्छा एक और चीज, ये जो बेबांस्की रिफ्लेक्स है ना, ये क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है 1 साल की एज में। ठीक है, डिसअपियर हो जाता है 1 ईयर की एज में। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा ये 2 साल तक भी रह सकता है बच्चों के अंदर। बट अगर ये 2 साल के बाद में भी रह जाता है, ठीक है ना, अगर बेबी 2 साल से भी ज्यादा का हो गया है और फिर भी क्या है, उसके अंदर बेबांस्की रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि वो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है बेबी के अंदर। ठीक है, वो क्या इंडिकेट कर सकता है कि बेबी के अंदर कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख रहे हैं हम, द साइट फॉर नीडल प्रिक फॉर ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग इन न्यूबॉर्न। ठीक है, न्यूबॉर्न के अंदर हमें क्या देखना है, ब्लड ग्लूकोज को देखना है। तो हम कहाँ पे नीडल को प्रिक करेंगे, ऑप्शन दे रखा है पाम, सेकेंड है हील, थर्ड है फोर आर्म और फोर्थ है लेग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, हील। कि न्यूबॉर्न के अंदर हम हमेशा जो हील होती है, मीन्स उसकी जो हम एडी बोलते हैं ना, जिसको एडी हिंदी में, उसके अंदर हम प्रिक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज अवेयर दैट द नियोनेट ऑफ अ मदर विथ डायबिटीज इज एट रिस्क फॉर व्हाट कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक नर्स अवेयर है कि एक मदर है जिसको डायबिटीज हो रखा है। ठीक है, तो उसका जो नियोनेट है, उसका जो बेबी है, उसको क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है एनीमिया, सेकंड है हाइपोग्लाइसीमिया, थर्ड है डिहाइड्रेशन, फोर्थ है एसिडोसिस।
ठीक है। तो करेक्ट आंसर है कि अगर मदर को गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है, ठीक है, गेस्टेशनल क्या हो रखा है, मदर को डायबिटीज हो रखा है, तो उसके बेबी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन अराइज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है। अच्छा देखिए, अगर हम गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस की बात कर रहे हैं, मीन्स जीडीएम की जब बात कर रहे हैं, तो जीडीएम जो होता है ना वो डिटेक्ट कब होता है, 24 to 28 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है, उस टाइम पे क्या डिटेक्ट किया जाता है जीडीएम को। ठीक है, अब देखिए, अगर जीडीएम वाला बेबी है, मतलब कि मदर को जीडीएम है, तो बेबी के अंदर क्या क्या हो सकता है। देखो मोस्टली जो होती है ना, 2 या 3 चीजें ही होती है। एक तो हमने देख लिया कि बेबी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया। सेकेंड जो है वो होता है मैक्रोसोमिया। ठीक है, मैक्रोसोमिया जो होता है ना, उसका मतलब क्या होता है कि बेबी का जो साइज होता है ना वो ज्यादा होता है और उसका वेट भी ज्यादा होता है। ठीक है, मींस इंक्रीज साइज या फिर लार्ज साइज ऑफ द बेबी विथ इंक्रीज इन वेट। ठीक है, वेट भी ज्यादा होगा और बेबी भी बड़ा होगा। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, अगर हम बात करें इस ये जो हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है बेबी को किसकी वजह से, मदर के जीडीएम की वजह से, तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, बेबी को क्या क्या हो सकता है। ठीक है, देखो ट्विस्टिंग हो सकता है, बेबी क्या हो बार बार ट्विस्ट वगैरह करे। ठीक है, या बेबी लिथार्जिक हो गया है, लिथार्जिक हो सकता है। रेस्पिरेशन जो है उसका वो कैसा हो जाए, इरेगुलर। ठीक है, कैसा, इरेगुलर। या फिर बेबी को स्वेटिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन फीचर जो होता है ना वो क्या होता है, स्वेटिंग होता है। ठीक है, और अगर हम लेट की बात करें कि बेबी के अंदर लेट मतलब बाद में क्या हो सकती है, तो तुरंत हो सकते हैं, जिनको हम अर्ली मैनिफेस्टेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेट के अंदर क्या हो सकता है, कन्वल्शंस हो गया, है ना, बेबी को कन्वल्शन हो सकते हैं, या फिर बेबी कोमा में जा सकता है, ये सारी चीजें। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। द बर्थ वेट ऑफ द बेबी डबल्स एट द एज ऑफ। ठीक है, कि बेबी का जो बर्थ वेट है, कि जब उसका बर्थ हुआ उस टाइम पे जो वेट है वो डबल कब हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है 3 मंथ्स, सेकेंड है 6 मंथ, थर्ड है 9 मंथ और फोर्थ है 12 मंथ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा कि बेबी का बर्थ वेट डबल कब हो जाता है, 6 मंथ की एज के अंदर। ठीक है, कब हो जाता है, 6 मंथ की एज के अंदर। तो देखो इसको ऐसे याद रखना है, डबल जो होता है वो तो होता है 6 मंथ की एज में। ठीक है, बर्थ वेट ट्रिपल हो जाएगा कब, 1 ईयर में। ठीक है, 4 टाइम्स हो जाएगा वो 2 ईयर में, 10 टाइम्स हो जाता है वो 10 ईयर में। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। तो बर्थ वेट जो होता है ना बेबी का, बर्थ वेट जो देखते हैं हम, आइडल जिसको माना जाता है, वो कितना होता है, 2.5 to 3.5 kgs। 2.5 किलो से 3.5 किलो तक जो वेट होता है ना बेबी का, वो क्या होता है, आइडल या फिर अच्छा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्थेल्मिक नियोनेट्रम इज कॉज्ड बाय। ठीक है, डिजीज ऑप्थेल्मिक नियोनेट्रम किससे कॉज होता है। ऑप्शन दे रखा है साइटोमेगलो वायरस, सेकेंड है नाइजीरिया गोनोरिया, थर्ड है हर्पिस वायरस और फोर्थ है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जिसको हम एचपीवी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्थेल्मिक नियोनेट्रम जो होता है वो किससे होता है, नाइजीरिया गोनोरिया से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ एंटीरियर फॉन्टेनल इज। ठीक है, जो एंटीरियर फॉन्टेनल्स होते हैं बेबीज के अंदर, उसका एक्सपेक्टेड टाइम क्या है कि वो कब क्लोज हो जाते हैं। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन 1 है 4 to 6 मंथ, सेकेंड है 6 to 8 मंथ, नेक्स्ट है 8 to 12 मंथ्स और लास्ट है 12 to 18 मंथ्स। ठीक है, तो देखिए जो इंटीरियर फॉन्टेनल्स होते हैं ना वो क्लोज होते हैं 12 to 18 मंथ्स ऑफ द एज, मतलब कि 1.5 साल की एज के अंदर क्या होते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम एंटीरियर फॉन्टेनल की बात करें ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्टेनल्स के बारे में हम देख लेते हैं। 2 तरह के फॉन्टेनल्स होते हैं, एक होते हैं एंटीरियर फॉन्टेनल
ठीक है, एक होता है एंटीरियर फॉन्टेनल और एक होता है पोस्टीरियर फॉन्टेनल। ठीक है, दो तरह के फॉन्टेनल्स होते हैं। एक्चुअली जो फॉन्टेनल्स है ना, ये जॉइंट होते हैं, सूचर्स जो होते हैं उनके बीच का जो जॉइंट होता है उसको फॉन्टेनल्स बोला जाता है। ठीक है, एंटीरियर फॉन्टेनल्स जो है इसको बोला जाता है ब्रेगमा। ठीक है, और पोस्टीरियर को बोला जाता है लैम्डा। लैम्डा, ठीक है। अच्छा, जो एंटीरियर होता है ना वो चार सूचर से बना होता है। किसके बना होता है? 4 सूचर्स से बना होता है। और जो पोस्टीरियर होता है वो 3 सूचर्स का बना हुआ होता है। ठीक है, जो एंटीरियर होता है वो डायमंड शेप का होता है। कैसा होता है इसका शेप? डायमंड होता है, मीन्स इस तरह का। ठीक है, और जो पोस्टीरियर होता है ये ट्रायंगल शेप का होता है, इस तरह का। ठीक है, जो अगर हम क्लोजिंग की बात करें कि कब ये क्लोज हो जाता है, क्योंकि हम अडल्ट में तो होते ही नहीं है, बेबीज में होते हैं, तो जो एंटीरियर फॉन्टेनल है वो क्लोज होता है 12 to 18 मंथ्स। ठीक है, मीन्स हम बोल सकते हैं 1.5 साल में। और जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल होता है वो क्लोज होता है 2 to 8 वीक्स। 2 to 8 वीक्स। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि 1.5 महीने में और 1.5 साल में, मतलब पहले पीछे वाला जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल है वो क्लोज होता है 1.5 महीने में और फिर एंटीरियर होता है 1.5 साल के अंदर। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे हमने डिटेल में देखा है, इतनी चीजें हमें ध्यान होनी चाहिए। Next question. The yellow thick secretions from the breast during the first 3 days of delivery is, ठीक है, डिलीवरी के बाद में फर्स्ट 3 days जो येलो थिक सिक्रेशंस होता है उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए है कोलेस्ट्रॉम, सेकंड है ट्रांजिशनल मिल्क, थर्ड है मैच्योर मिल्क और फोर्थ है फैटी मिल्क। ठीक है, तो जो फर्स्ट 3 days जो होता है उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉम। ये थिक येलो सिक्रीशंस होता है। ठीक है, जो ट्रांजिशनल मिल्क जो होता है ना, ट्रांजिशनल मिल्क होता है 3 दिन के बाद में। ठीक है ना, ये तो हो गया फर्स्ट 3 days में, ये तो हो गया फर्स्ट 3 days में। ठीक है, ये होता है आफ्टर 3 days, आफ्टर 3 days, और ये कम से कम कब तक रहता है? 10 to 12 days तक। हम 12 days लेकर चलते हैं, 10 to 12 days, या फिर हम बोल सकते हैं 2 weeks, 2 weeks। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है मैच्योर मिल्क। मैच्योर मिल्क जो होता है ना वो आफ्टर 2 weeks होता है, आफ्टर 2 weeks मैच्योर मिल्क होता है। ठीक है, और फिर आता है फोर मिल्क और हाइंड मिल्क। फैटी मिल्क जैसा कुछ नहीं होता है, फोर मिल्क होता है और हाइंड मिल्क होता है। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर हम कोलेस्ट्रॉम की बात करें, कोलेस्ट्रॉल नहीं सॉरी कोलेस्ट्रॉम। ठीक है, कोलेस्ट्रॉम जो है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा हम उसके बारे में देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है? IgA एंटीबॉडीज जो होती है ना वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू IgG। ठीक है, ये जो होता है ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। क्या? कोलेस्ट्रॉम जो होता है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इसके अंदर होता है हाई अमाउंट। ठीक है, हाई अमाउंट किस चीज का होता है? विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए, प्रोटीन, इसका हाई अमाउंट होता है किसमें? कोलेस्ट्रॉम में। ठीक है, तो हमारा आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी आपके लिए इस तरह की वीडियोस को लेकर आऊं। और आपने अगर मेरा CHO प्रिपरेशन का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए बाय, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।